अस्सलामुअलैकुम। मैं सिर्फ तलहा सलीम और मैं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हूं फ्रॉम वी ट्यूशन से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपको प्रेजेंटेशन, क्विजेस और लेक्चर्स अवेलेबल हैं, और ना सिर्फ बायोलॉजी के बल्कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और तमाम दीगर सब्जेक्ट्स की भी लेक्चर्स और प्रेजेंटेशंस हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं। सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट विच इज़ vtutions.com, और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है। तो आइए चलते हैं लेक्चर की जानिब। पहला चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड ईयर बायोलॉजी का, जो कि है नीड एंड एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, या फिर सिंपल इसको आप होम्योस्टेसिस कह सकते हैं। इस चैप्टर में हम पहला लेक्चर कवर करने जा रहे हैं विच इज इंट्रोडक्शन टू होम्योस्टेसिस, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में और फिर ये कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहले चलते हैं होम्योस्टेसिस की जानिब। होम्योस्टेसिस का मकसद ये है कि आपकी बॉडी किस तरह डिफरेंट मैकेनिज्म या बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू आपकी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखती है। ये होम्योस्टेसिस कहलाता है। यानी कि आप जैसे सपोज किसी को अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है जैसे, तो अब आपकी बॉडी का टेम्परेचर सेट है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पे सारे एंजाइम्स काम करते हैं, आपकी बॉडी के फंक्शंस नॉर्मल परफॉर्म होते हैं। लेकिन जैसे आप अगर सपोज बाहर जाते हैं और या फिर कुछ भी ऐसी कंडीशन हो जाती है बुखार के केस में कुछ भी, तो आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर राइज हो गया, ज़्यादा बढ़ गया, तो उससे क्या होता है कि अब आपकी बॉडी के फंक्शंस नॉर्मल परफॉर्म नहीं करेंगे। तो उसको सेट करने के लिए आपकी बॉडी स्वेटिंग यानी पसीना आपको आता है, जिससे क्या होता है कि जो एक्सेस हीट है आपकी बॉडी में वो एमिट या रिलीज हो जाती है, तो आपकी बॉडी वापस नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाती है। ये होम्योस्टेसिस है, और इसके अलावा मजीद डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं। तो यानी ये कि अगर आपकी बॉडी में जो भी नॉर्मल या ऑप्टिमम कंडीशंस हैं वो आउट हो जाएं, तो आपकी बॉडी उसको जिस तरह भी मेंटेन रखे, वो सारी चीज़ें होम्योस्टेसिस में आती हैं। अब होम्योस्टेसिस की तीन टाइप्स मौजूद होती हैं: ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो हम एक एक करके मैं आपको तीनों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ। ऑस्मोरेगुलेशन, रेगुलेशन अगेन इज द रेगुलेटरी मैकेनिज्म प्रोसेस। और ऑस्मोरेगुलेशन इन शॉर्ट का ये है कि आपकी बॉडी किस तरह ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर ये कि आपकी बॉडी किस तरह आयंस या वाटर को मेंटेन रखती है आपकी बॉडी में। इसकी एग्जांपल में फ्रेश वाटर फिशेस आ जाती हैं। यानी ये कि अब जाहिर यानी ये कि अब फ्रेश वाटर या मेरीन फिशेस जो हैं वो किस तरह अपनी बॉडी में वाटर को स्टोर करती हैं, या किस तरह वो अपने फिजियोलॉजिकल कंडीशंस को मेंटेन रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ऑस्मो रेगुलेशन में देखेंगे। थर्मो रेगुलेशन दूसरा होता है, थर्म हीट को कहते हैं। और थर्मो रेगुलेशन मीन्स ये कि आपकी बॉडी जिस प्रोसेस के थ्रू टेम्परेचर मेंटेन रखे, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, वो थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। थर्ड एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन यानी नॉर्मल कि आपकी बॉडी वेस्ट मटेरियल को एमिट कर दे, वो सिंपल एक्सक्रीशन होता है। लेकिन यहाँ पर एक्सक्रीशन में सिर्फ ये नहीं होता कि जस्ट आपकी बॉडी वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर रही है या डिस्कार्ड कर रही है आपकी बॉडी से। यहाँ पर एक्सक्रीशन का मतलब ये भी है कि आपकी बॉडी में किडनी के थ्रू भी एक्सक्रीशन होती है, तो आपकी किडनी कुछ वाटर रिटेन या अपने पास संभाल लेती है फ्रॉम द ब्लड। और इस तरह आपकी जो आपको यूरिन पास होता है, फिर उसके अंदर जितना मैक्सिमम वाटर आपकी बॉडी स्टोर कर सकती है, निकाल सकती है उससे, तो वो आपकी बॉडी वापस स्टोर कर लेती है, क्योंकि वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल बायोकेमिकल प्रोसेसेस दैट इज हैपनिंग इन योर बॉडी। तो आप ये सारी चीज़ें फिर एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे। अब मैं चलता हूँ अगले चीज के जानिब विच इज फीडबैक मैकेनिज्म। तो अब आपकी बॉडी ये सारी चीजें कंट्रोल किस तरह कर रही है, तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए या आप इन सब चीजों को मेंटेन रखने के लिए, इधर आपकी बॉडी में आयंस को मेंटेन रखना है, या वाटर को मेंटेन रखना है, या टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। तो इन सब चीजों को मेंटेन रखने के लिए जो मैकेनिज्म आपकी बॉडी इस्तेमाल करती है वो कहलाता है फीडबैक मैकेनिज्म। अब फीडबैक मैकेनिज्म मीन्स ये है कि वो एकदम जो आपकी बॉडी उठाए अगेंस्ट एनी फैक्टर दैट इज हर्डलिंग द प्रोसेसेस दैट इज हैपनिंग। यानी आपकी बॉडी में जो भी कोई इरेगुलर एक्टिविटीज परफॉर्म होने के लिए, जो भी या इरेगुलर आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए जो मैकेनिज्म है वो है फीडबैक मैकेनिज्म। अब फीडबैक मैकेनिज्म में चार चीजें इन्वॉल्व होती हैं विच इज कंट्रोल सेंटर, रिसेप्टर्स, होम्योस्टेसिस एंड इफेक्टर्स। सबसे पहले तो ये कि आपकी बॉडी में सपोज कोई चेंज आता है,
इधर ये कि टेम्परेचर का चेंज या आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल हाई हो गया, या फिर ये कि आपकी बॉडी में आयंस कम या ज़्यादा हो रहे हैं, वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वो सब चीज़ें डिटेक्ट करते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल्स होते हैं, यानी इनका काम ये है कि जिस तरह कंप्यूटर्स या डिफरेंट चीज़ें होती हैं उनमें सेंसर्स लगे हुए होते हैं। सेंसर्स क्या करते हैं कि वो किसी भी चीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिसेप्टर्स भी सेंसर्स ही हैं, लेकिन ये बायोलॉजिकल सेंसर्स होते हैं और ये आपकी बॉडी में कोई भी चेंजेस को डिटेक्ट कर लेते हैं। अब डिटेक्ट करने के बाद होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखना है, तो रिसेप्टर्स सिग्नल भेजते हैं टू दी कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर में क्या होता है कि दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है विच इज कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर बेसिकली क्या होता है कि कंट्रोल सेंटर में आपके रिसेप्टर्स ने मैसेज एक्सेप्ट किया, अब वो मैसेज डिलीवर कर देंगे टू दी कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर में आपका ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं और वहां पर अब आपका सिग्नल डिटेक्ट हो गया कि ये आपकी बॉडी में चेंज आया है। तो अब आपकी बॉडी में ये जो चेंज आया है इसको मेंटेन रखने के लिए कंट्रोल सेंटर या इन शॉर्ट कमांड सेंटर वो मैसेज भेजेंगे टू दी इफेक्टर्स बाय द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। यानी आपकी बॉडी में सिग्नल रिसेप्टर्स ने आपकी बॉडी में चेंज डिटेक्ट किया, जिसको फिर बाद में एक प्रॉपर रीड किया कि कंट्रोल सेंटर ने, और फिर कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन ने डिसाइड किया कि अब क्या करना चाहिए। तो फिर उसने सिग्नल भेज दिया इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स ने क्या करा कि इफेक्टर्स में मसल्स आ जाते हैं, कोई भी ऑर्गन्स आ जाते हैं, तो इफेक्टर्स अब अपना काम परफॉर्म करेंगे जो कंट्रोल सेंटर ने कहा है। जैसे ही वो अपना काम करेंगे तो उससे आपकी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज वो ये कि ये डायग्राम से प्लीज कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये एरो बेसिकली ये ऑपोजिट है, ये मैंने गलती से ये इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में ही हो गई है, तो ये मैं सेट कर देता हूँ। तो अब आपकी बॉडी इस तरह डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कंडीशंस मेंटेन रखती है। इसकी एग्जांपल ये ले सकते हैं आप कि जैसे ही सपोज इफ कोई बाइकर्स हैं या किसी को गाड़ी आती है चलाना, तो अब क्या होता है कि जैसे ही आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी बॉडी में जैसे ही कोई सपोज सामने से कोई भी बंदा कोई जानवर आ गया तो फौरन ब्रेक लगा देते हैं। तो वो ब्रेक क्या होता है कि आपकी बॉडी में सपोज जो रिसेप्टर्स हैं वो रिसेप्ट क्या करते हैं कि एक चेंज डिटेक्ट करते हैं कि उन्होंने सबसे पहले विजुअलाइज कर लिया, आंखें आपकी रिसेप्टर्स हो गई कि उन्होंने देख लिया कि कोई एक सामने बंदा है जिसको बचाना है, तो आपकी बॉडी को फौरन मैसेज गया कंट्रोल सेंटर। अच्छा, आप कंट्रोल सेंटर स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज किया और मैसेज डिटेक्ट करते ही स्पाइनल कॉर्ड ने फौरन मैसेज भेजा इफेक्टर्स को कि फौरन ब्रेक लगाओ, तो वो ब्रेक आपका लग गया। ये थोड़ा एक ऑपोजिट प्रोसेस भी होता है जो आप कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में पढ़ेंगे। तो इस तरह डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं तो जो बेसिकली पूरा एक फीडबैक मैकेनिज्म बना रहे होते हैं। अब चलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म की टाइप्स पर कि फीडबैक मैकेनिज्म की टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स के होते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। और उन दो टाइप्स के फीडबैक मैकेनिज्म में पहले आते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और दूसरे आते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में फर्क इतना है कि आपकी बॉडी में सपोज कोई एक चेंज आता है, आपकी बॉडी में अगर जो भी कोई चेंज आया है, कोई भी स्टिमुलाई है जो जिसने आपकी बॉडी में कोई चेंजेस कॉज करे और आपकी बॉडी उसके ऑपोजिट रिएक्शन करने के बजाय आपकी बॉडी उसको मजीद एलिवेट कर दे, यानी आपकी बॉडी में सपोज के अगर मैं बात करता हूँ जैसे फीवर की एक बात करता हूँ, जैसे पायरेक्सिया कहता है, तो आपकी बॉडी में जैसे ही फीवर कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, आपकी बॉडी में एंट्री हुई उसकी, तो बॉडी में उसने आपकी सेंसर्स ने डिटेक्ट करके उनको कंट्रोल सेंटर के पास भेजा। अब कंट्रोल सेंटर ने क्या करा कि बेसिकली आपकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना है और आपके WBCs यानी पुलिस ऑफ द बॉडी विच इज उनको एक्टिवेट करना है। तो आपकी बॉडी ने सिग्नल जनरेट किया कि मजीद टेम्परेचर राइज किया जाए। तो आपकी बॉडी में आप देखें एक टेम्परेचर नॉर्मल एक राइज हो रहा था, लेकिन आपकी बॉडी उसे मजीद राइज कर देगी ताकि आपकी इम्यून सिस्टम सही काम परफॉर्म कर सके। ये फीडबैक मैकेनिज्म है कि एक स्टिमुलाई अगर चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है और आपकी बॉडी उसको मजीद बढ़ा दे, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे नोट करी है वो ये है, मेंशन करिए कि सपोज आपकी बॉडी में कोई इंजरी होती है, कोई कट लग गया या कोई जख्म आपकी बॉडी में आ गया, तो अब आपकी बॉडी में जैसे ही कोई इंजरी होती है सपोज, तो इंजरी में आपकी बॉडी में ब्लीडिंग होती है, जहां से भी कट लगता है वहां से खून बहना शुरू हो जाता है जिसे ब्लीडिंग कहता है। अब जैसे ही ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए आपकी बॉडी में यानी ब्लड में ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं,
जिनका काम ये होता है कि वो क्लॉटिंग करते हैं, यानी ब्लड जो भी ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करते हैं। तो अब जैसे ही इंजरी हुई, आपकी बॉडी में खून बहना शुरू हुआ, तो क्या होता है कि प्लेटिलेट्स जो हैं, एक प्लेटिलेट्स, सपोज आपकी बॉडी में मल्टीपल प्लेटिलेट्स रिलीज हुए हैं, तो एक प्लेटिलेट्स क्या करता है कि एक प्लेटिलेट्स मजीद प्लेटिलेट्स को एक्टिवेट करवा देता है। तो यहाँ पर आप देखें प्लेटिलेट्स ऑलरेडी रिलीज हो रहे थे जो नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा थे, लेकिन वो मजीद रिलीज हो गए, एक ने मजीद को और को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से और मजीद प्लेटिलेट्स आ गए ताकि ब्लड क्लॉट आसानी से और जल्दी हो सके। तो यहाँ पर अब आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है। इसी तरह इसका ऑपोजिट मैकेनिज्म होता है विच इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब आप पॉजिटिव को ऑपोजिट कर दें पूरा, तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बन जाता है। यानी एक स्टिमुलाई या आपकी बॉडी में कोई चेंज आए और उस चेंज को मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी उसको बढ़ाने के बजाय उसको कम कर दे, यानी ऑपोजिट इफेक्ट, सो दैट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो इस एग्जांपल में देखें कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल राइज या तेज हो रहा है, तो ये एक स्टिमुलस के तौर पे ऐड करता है कि आपकी बॉडी में नॉर्मल ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा हो गई है। अब आपके क्या होगा कि रिसेप्टर्स ने ये चेंज डिटेक्ट किया, ये रिसेप्टर्स ब्लड में मौजूद हैं, उन्होंने डिटेक्ट किया कि कोई ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया है आपकी बॉडी में। अब उन्होंने सिग्नल भेजा कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर ने इफेक्टर्स को सिग्नल भेजा विच इज, और कोई मसल या कोई ऑर्गन, तो पेनक्रियाज है सपोज। अब पेनक्रियाज एक इफेक्टर के तौर पे काम करता है, और पेनक्रियाज ने क्या करा कि जैसे ही उसको पता चला कि कमांड सेंटर से कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल राइज हुआ या हाई हो गया, उसने इंसुलिन रिलीज कर दी। इंसुलिन क्या करती है कि इंसुलिन ये करेगी कि वो आपकी बॉडी में या ब्लड में जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको बॉडी सेल्स एब्जॉर्ब करवा देते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन आपके सेल्स को हिदायत देती है कि जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो अब जैसे ही ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगी, तो अब ग्लूकोज का लेवल हाई हो रहा था, लेकिन आपकी बॉडी ने आपके इन शॉर्ट पूरे फीडबैक मैकेनिज्म ने कंडीशंस को मेंटेन रखने के लिए उसको कम कर दिया। तो अब यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल मेंटेन हो जाएगा। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल है। तो आज के लिए ही इतना ही, और मैं इसी चैप्टर का अगले लेक्चर में आपको फिर मजीद, यानी अब डिफरेंट जो फीडबैक मैकेनिज्म के पार्ट हैं आपको मैं वो एक्सप्लेन करूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी। लेकिन स्टिल अगर आपको कोई बात मेरी समझ में नहीं आई या आपको कोई चीज़ मजीद क्लियर करनी है, तो यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो हमने वहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पर आप ऐड हों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मौजूद है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब। और अगर आपको लेक्चर्स, ये प्रेजेंटेशंस, या इवन ये कि हमारे हर लेक्चर के बाद एक क्विज होता है जो कि आप हमारी वेबसाइट पे जाके कंडक्ट कर सकते हैं, सो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करें विच इज़ vtuitions.com। एंड ऑल्सो प्लीज फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स। सो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।